नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच का तीसरा सत्र संपन्न हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई और रवांडा हरित जलवायु कोष की 35वीं बैठक की मेजबानी करेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर आपदा जोखिम से संबंधित है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच यानी NPDRR का तीसरा सत्र संपन्न हुआ है। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM ने संयुक्त रूप से तीसरे NPDRR का आयोजन किया। इस तीसरे सत्र की मुख्य थीम थी बदलती जलवायु में स्थानीय स्तर पर लचीलेपन का निर्माण। स्थानीय स्तर पर लचीलेपन के निर्माण से जलवायु संबंधी जोखिमों और खतरों का पूर्वानुमान लगाने और आघातों को सहने में मदद मिलेगी। साथ ही लंबे समय में विकास के मार्गों को नया आकार देने और रूपांतरित करने में भी सहायता प्राप्त होगी। स्थानीय स्तर पर लचीलेपन के निर्माण की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा स्थानीय क्षमताओं और पहलों के निर्माण पर बल देता है। भारत में आपदा प्रबंधन की प्रणाली, समाधान और रणनीति हमेशा स्थानीय रही है। इसका एक उदाहरण है कच्छ के भूंगा घर, जो काफी हद तक भूकंप से बचे रहते हैं। इसके अलावा केरल के पारंपरिक घर, जिन्हें नालुकेट्टू कहा जाता है, ये ढलान वाली छतों के साथ बनाए जाते हैं। ऐसी छतों से बाढ़ के दौरान जल भराव को रोकने में मदद मिलती है। नई तकनीकों के मुताबिक आवासन और नगर नियोजन के स्थानीय मॉडल को विकसित करने की जरूरत है। घरों के जीवन काल, जल निकासी, बिजली और जल अवसंरचना के लचीलेपन जैसे पहलुओं की रियल टाइम पंजीकरण और निगरानी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा गाँव और आसपास के स्तर पर युवक मंडल और सखी मंडल को शामिल करके स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। NPDRR भारत सरकार द्वारा 2013 में स्थापित एक बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच है। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हमारी भविष्य की राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए रणनीतिक दिशा और रोड मैप प्रदान करता है। ये 11 सूत्रीय एजेंडे के पॉइंट्स की बात करें तो इसके तहत सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा जोखिम कवरेज में गरीब परिवारों से लेकर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज तक, बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्रीय राज्यों तक सभी को शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं का नेतृत्व और अधिक भागीदारी आपदा जोखिम प्रबंधन के केंद्र में होनी चाहिए। प्रकृति और आपदा जोखिम की वैश्विक समझ में सुधार के लिए विश्व स्तर पर जोखिमों के मानचित्रण में निवेश किया जाना चाहिए। आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रयासों की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। आपदा से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों का उपयोग करना चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के विस्तार के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपदाओं से सीखने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हर आपदा के बाद के सबक पर अध्ययन किया जाना चाहिए और आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 18वें संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों, गतिशीलता, शिक्षा, खेल, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र पर बल दिया जाएगा। $100 बिलियन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देश 2023 के अंत तक एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। इस समझौते में भारत के लिए मौजूदा व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। इसका मतलब ये है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार में घाटा होता है। सेका में आमतौर पर केवल व्यापार टैरिफ और TRQ यानी टैरिफ रेट कोटा दरों पर वार्ता को शामिल किया जाता है। ये समझौता भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
यानी ECTA नामक मुक्त व्यापार समझौते की अगली कड़ी होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA 2022 में प्रभावी हुआ था। ECTA ने 96% भारतीय निर्यात और 85% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर शुल्कों को कम कर दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध की बात करें तो वर्ष 2021 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग 27.5 बिलियन डॉलर था। इनमें भारतीय निर्यात का मूल्य 10.5 बिलियन डॉलर और आयात का मूल्य 17 बिलियन डॉलर था। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच एक व्यवस्था है। ये मुख्य तौर पर संबंधित पक्षों के बीच के अधिकांश व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, जापान, सिंगापुर सहित कई देशों के साथ FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को गैर आपराधिक ठहराने के निर्णय से समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता प्राप्त करने के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये दावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को उस सीमा तक असंवैधानिक करार दिया था जिस सीमा तक ये समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए लैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि LGBTQ+ व्यक्तियों को भी अन्य नागरिकों के समान संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता, गरिमा और निजता के अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि भारत में वैवाहिक मामलों को शासित करने वाली कानूनी व्यवस्था वर्तमान में LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति नहीं देती है। इस व्यवस्था को अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इसके अलावा इसी से संबंधित और न्यायिक निर्णयों की बात करें तो वर्ष 2017 में न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ मामले में ये निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। वहीं वर्ष 2018 में शफीन जहां बनाम अशोक KM मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि वैवाहिक साथी चुनने का अधिकार निजता के अधिकार का हिस्सा होगा। इसके अलावा वर्ष 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवाह की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी थी। अगला टॉपिक है विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये ऐसे युगल को सिविल विवाह के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो अपने पर्सनल लॉ के तहत शादी नहीं कर सकते हैं। ये 2 अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों को वैवाहिक बंधन में बंधने की अनुमति देता है। ये ऐसे विवाह के विधि पूर्वक संपन्न होने और पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है जहां पर पति या पत्नी दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बेंगलुरु, कर्नाटक, ओडिशा के जाजपुर और गोवा के पोंडा में 3 COE यानी 3 उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें बेंगलुरु का COE ड्रैगन फ्रूट के लिए, ओडिशा के जाजपुर में आम के लिए और गोवा के पोंडा में सब्जियों और फूलों के लिए COEs की स्थापना की जाएगी। COEs नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा ये संरक्षित खेती के लिए फलों और सब्जियों के पौधों के लिए अंकुरण सामग्री के स्रोत भी होंगे। MIDH एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है। ये बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसमें फलों, सब्जियों, जड़ और कंदमूल फसलों, मशरूम आदि को कवर किया जाता है। वित्त पोषण प्रणाली के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषण अनुपात 90 और 10 का है और शेष राज्यों के मामले में केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषण अनुपात 60-40 का है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत विविध योजनाओं को लागू कर रहा है। MIDH के तहत कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड,
नारियल विकास बोर्ड और केंद्रीय बागवानी संस्थान। बागवानी फसलों की कई विशेषताएं हैं। ये फसलें उच्च मूल्य वाली होती हैं। इनकी प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उपज प्राप्त होती है। इनमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़ती है और इनपुट लागत भी कम आती है। भारत में बागवानी के अंतर्गत 10% भूमि है, जबकि कृषि मूल्य में इसका 33% का योगदान है। MIDH के उद्देश्यों की बात करें तो फल और सब्जी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना इसके उद्देश्य हैं। बेहतर कल्टीवेटर के साथ क्षेत्र कवरेज का विस्तार करना और पुराने बागानों का कायाकल्प करना। इसके अलावा संरक्षित खेती, जलीय संसाधनों का निर्माण, एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना और उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों और तकनीशियनों में क्षमता निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और आइए अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। रवांडा हरित जलवायु कोष की 35वीं बैठक की मेजबानी करेगा। रवांडा को GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड की 35वीं बैठक के मेजबान देश के रूप में चुना गया है। हालांकि ये बैठक रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित होगी। GCF बोर्ड आमतौर पर प्रतिवर्ष 3 बैठकें आयोजित करता है। GCF बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय है। ये कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा निर्देशित होता है। इस बैठक में 300 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इनमें राष्ट्रीय पदनामित प्राधिकरण, मान्यता प्राप्त संस्थाएं और ऐसे अन्य भागीदार शामिल होते हैं जो विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने में सहायता करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की ओर से राष्ट्रीय पदनामित प्राधिकरण है। प्रत्यक्ष पहुंच वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं IDFC बैंक, यस बैंक, नाबार्ड, सिडबी, IESIL यानी कि IL&FS, एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड आदि। GCF की स्थापना वर्ष 2010 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अनुकूल बनाने में मदद करना है। GCF 24 सदस्यीय बोर्ड द्वारा शासित होता है। इसका सचिवालय दक्षिण कोरिया के इंचियोन के सोंगडो में है। GCF राष्ट्र संचालित दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि विकासशील देश GCF प्रोग्रामिंग और कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं। संतुलित आवंटन का मतलब है कि GCF को अपने संसाधनों का समान रूप से 50% उपशमन गतिविधियों में और 50% अनुकूलन में निवेश करना जरूरी है। ये अनुदान, रियायती ऋण, गारंटी या इक्विटी लिखत के लचीले संयोजन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मृत कर्मचारी के आश्रितों का निहित अधिकार नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा को अनुच्छेद 39 में देखा जा सकता है, जो कि आजीविका का अधिकार प्रदान करता है। आजीविका का अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है और जिसने चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति ली है और साथ ही जिसका परिवार आजीविका के अन्य स्रोत से वंचित है। अनुकंपा नियुक्ति के निर्णय संबंधित मंत्रालय या विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा लिए जाते हैं। संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में विभाग का प्रमुख निर्णय लेता है और विशेष मामलों में ऐसे निर्णय किसी मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा भी लिए जा सकते हैं। अल्प विकसित देश का दर्जा, LDC। भूटान वर्ष 2023 के अंत तक संयुक्त राष्ट्र की LDC की सूची से बाहर आने वाला 7वां देश बन जाएगा। LDC संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध ऐसे विकासशील देश हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास के निम्नतम संकेतक प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र ने LDCs के रूप में 46 देशों को सूचीबद्ध किया है। विकास नीति पर समिति हर 3 साल में LDCs सूची की समीक्षा करती है। संयुक्त राष्ट्र किसी देश को LDCs के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 3 मानदंडों की पहचान करता है। 3 वर्षों में औसत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1230 की सीमा से कम हो, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेतकों पर आधारित मिश्रित मानव संपदा सूचकांक में कमजोर प्रदर्शन रहा हो। उस देश को आर्थिक सुभेद्यता का प्रदर्शन करना चाहिए, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता हो तथा संरचनात्मक आर्थिक बाधाओं से ग्रस्त हो। बैंक रन। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद सिलिकॉन वैली बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में डूबने वाला सबसे बड़ा बैंक था। हाल ही में सिग्नेचर बैंक की भी यही दशा हुई है।
इस बैंक के डूबने का कारण फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में लगातार वृद्धि को बताया जा रहा है। इसके कारण बैंक रन की स्थिति उत्पन्न हुई है। बैंक रन की स्थिति तब पैदा होती है जब जमाकर्ता बैंक के अस्तित्व के बारे में चिंतित हो उठते हैं और वे बैंकों से अपनी बचत की राशि वापस निकालने लगते हैं। महान आर्थिक मंदी के दौरान बैंक रन की स्थिति से निपटने के लिए 1933 में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना यानी पीएम विकास। प्रधानमंत्री ने पीएम विकास पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसे पारंपरिक उत्पादों का मूल्य बढ़ाने के लिए उनकी गुणवत्ता, स्तर और पहुंच में सुधार करने तथा एमएसएमईज मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए घोषित किया गया था। इस योजना में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उन्नत कौशल विकास, प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रोत्साहन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव और डिजिटल भुगतान तथा सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की व्यवस्था भी की जाएगी। ऑपरेशन त्रिशूल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अपने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 2022 से अब तक अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया है। त्रिशूल के तहत सीबीआई इंटरपोल चैनलों की मदद से अपराधियों का पता लगाती है। इसके बाद औपचारिक तरीके से उनके निर्वासन या फिर प्रत्यर्पण की मांग की जाती है। सीबीआई वित्तीय अपराध की आय के वितरण की पहचान करने के लिए इंटरपोल के स्टार ग्लोबल फोकल पॉइंट नेटवर्क, वित्तीय अपराध फाइलों के विश्लेषण और इंटरपोल के चैनलों का उपयोग करती है। इसमें न केवल संदिग्धों का पता लगाना शामिल है, बल्कि वित्तीय अपराधों से अर्जित आय का भी पता लगाया जा सकता है। अगला टॉपिक है वायु लिंक। भारतीय वायुसेना ने युद्ध में मित्रवत बलों की पहचान करने के लिए वायु लिंक नाम से एक इन हाउस सिस्टम को शामिल किया है। वायु लिंक वास्तव में एक डेटा लिंक प्रणाली है। ये प्रणाली सभी इकाइयों को सिंगल लिंक के माध्यम से जोड़ती है। वायु लिंक सुरक्षित और जैमर प्रूफ संचार के माध्यम से हवाई या जमीन पर युद्ध की स्थिति में मित्रवत बलों की पहचान के जरिए युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा। ये उड़ान भरने से पहले पायलटों को सटीक मौसम की जानकारी प्रदान करेगा। ये सिस्टम कई स्रोतों से उपलब्ध इनपुट्स को संयुक्त युद्ध क्षेत्र में एकीकृत करेगा। साथ ही ऑपरेटर्स को लगभग रियल टाइम डेटा प्रदान करेगा। ये प्रणाली स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करने और परिणाम स्वरूप प्रभावी निर्णय लेने में मदद करेगी। समुद्री भागीदारी अभ्यास। ये भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास है। अगला टॉपिक है कैप्टिविटी में रखे गए वन्य जीवों के स्थानांतरण और आयात की निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है। ये समिति अब संपूर्ण भारत में कैप्टिविटी में रखे गए वन्य जीवों सहित अन्य वन्य जीवों के आयात, स्थानांतरण, खरीद, बचाव और पुनर्वास से संबंधित तथ्य खोज, अभ्यास और आवश्यक जांच का कार्य करेगी। इस समिति का कार्यक्षेत्र पहले त्रिपुरा और गुजरात तक ही सीमित था। राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन इस समिति का हिस्सा होंगे। अन्य पदनामित सदस्य हैं वन महानिदेशक, हाथी परियोजना प्रभाग के प्रमुख और सदस्य सचिव। अब से राज्य और केंद्र के अधिकारियों को वन्य जीवों की जब्ती या कैप्टिविटी में रखे गए वन्य जीवों को छोड़े जाने की रिपोर्ट इस समिति को देनी होगी। अगला टॉपिक है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में स्थित है। हाल ही में इसमें 2010 के बाद प्रस्फुटन हुआ है। ये ज्वालामुखी 2968 मीटर ऊंचा है। इसे इंडोनेशिया के 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे सक्रिय माना जाता है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित है। वर्तमान में इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित हैं। रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल के लिए दिशा निर्देश 2017। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर्स, पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध रखने वाले पुरुषों यानी MSM और महिला यौन कर्मियों को रक्तदान करने से वंचित करने के पक्ष का समर्थन किया है। इन व्यक्तियों से HIV और हेपेटाइटिस संक्रमण या ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन के खतरे की आशंका होती है। हालांकि इस तरह के दिशा निर्देश इन समुदायों के समानता के अधिकार, गैर भेदभाव के अधिकार और जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इन दिशा निर्देशों को जारी करने का उद्देश्य जरूरतमंदों को सुरक्षित, पर्याप्त और समय पर रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए।
फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने स्कूलों के लिए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी को किफायती बनाने के लिए ग्लोस्कोप माइक्रोस्कोप को तैयार किया है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी किसी वस्तु के विश्लेषण और अध्ययन के द्वारा ये स्पष्ट करती है कि वस्तु कैसे अवशोषित प्रकाश को फिर से उत्सर्जित करती है। वस्तु एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। वस्तु के कण इस प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे उच्च तरंगदैर्घ्य पर फिर से उत्सर्जित करते हैं। इन कणों को फ्लोरोफोरस कहा जाता है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी डिवाइस किफायती है और आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसका स्कूल और कॉलेजों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला टॉपिक है जापानी इंसेफेलाइटिस। हाल ही के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन की खुराक दी गई है, उनमें अलग अलग समय खंडों में प्रभावहीन करने वाले प्रतिरक्षी IgG का स्तर कम था और इस कारण बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया था। जापानी एन्सेफेलाइटिस फ्लेवी वायरस के कारण होता है। ये उसी जीन्स से संबंधित है जिससे डेंगू, येलो फीवर और वेस्ट नाइल वायरस संबंधित हैं। ये रोग मच्छरों से फैलता है। ये एक गैर संक्रामक रोग है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है। इसका उपचार केवल लक्षणों से राहत देने पर केंद्रित है। इससे संक्रमित व्यक्तियों में या तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है या हल्के अल्पकालिक लक्षण प्रकट होते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।